श्रोताओं नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम युवावाणी के इस खास सेगमेंट मार्गदर्शन में। और आज मार्गदर्शन में हम बात करने जा रहे हैं परीक्षा में अच्छे अंक लाने की तकनीक के बारे में। वो तकनीक क्या है, किस तरह के प्रयास की आवश्यकता है, किस तरह से परिश्रम करना चाहिए, इन सारे मुद्दों पर आज हम चर्चा करेंगे। और इस बारे में विस्तार से जानकारी देने के लिए हमारे साथ अविनाश पांडे जी हैं। आप प्रिंसिपल हैं संत अतुलानंद रेजिडेंशियल एकेडमी वाराणसी में। अविनाश जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में और इस कार्यक्रम में। नमस्कार सर, बहुत बहुत धन्यवाद। अविनाश जी, किसी भी बच्चे के सामने जी एक सबसे बड़ी चुनौती ये होती है कि वो किस तरह से प्रतिस्पर्धा के इस माहौल में अपने आप को बेहतर सिद्ध कर सके। एक चुनौती उसके परिवार की तरफ से होती है, बिल्कुल, एक चुनौती विद्यालय की तरफ से होती है और एक चुनौती जो है वो सामाजिक रूप से होती है। तो तीन तरफ से दबाव में घिरा हुआ जो विद्यार्थी है वो किस तरह से इस चुनौती का सामना करे, किस तरह से अपनी परफॉर्मेंस को बेहतर करे, ये एक बड़ी समस्या है। हम अपनी अपेक्षाओं का बोझ तो बच्चे पर लाद देते हैं, पर बच्चे की मनस्थिति क्या होती है आप ज्यादा बेहतर बता पाएंगे? बेसिकली बच्चों की जो मनस्थिति है वो एक द्वंद्वात्मक मनस्थिति बन जाती है। एक तरफ उन्हें अपने लिए कोई सार्थक दिशा का चयन करना पड़ता है और दूसरे इतने सारे दबाव, और दबाव में लिया गया कोई भी कदम, कोई भी प्रयास, कोई भी फैसला वो बहुत सार्थक नहीं होता। तो ऐसे में सबसे पहली जिम्मेदारी अभिभावकों की बनती है। बड़े होने के नाते उनकी जिम्मेदारी होती है कि सबसे पहले आप बच्चों की क्षमता का सही आकलन करें, उनके उद्देश्यों के निर्धारण में आप मददगार साबित हों। आप उद्देश्य निर्धारित ना करें, आप फैसिलिटेटर बने, आप सहूलियत उपलब्ध कराएं। बच्चे को डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, प्रशासनिक सेवाओं में जाना है, ये बच्चे का फैसला होना चाहिए। आप सुविधाएं उपलब्ध कराइए, कोशिशें करिए, लेकिन आप अपनी इच्छा उन पर मत थोपिए। ये पहली चीज। और दूसरी चीज, बच्चों में जो सबसे बड़ी समस्या होती है, कई बार वो क्षमता से ऊपर के चुनौतियां ले लेते हैं या चुनौतियों के अनुरूप अपना प्रयास नहीं बढ़ाते। सफलता के लिए आपकी कोशिशें और आपका उद्देश्य दोनों एक लेवल पर मैच होना बहुत आवश्यक है। कई बार कोशिशें हमारे उद्देश्य से बहुत नीचे की रह जाती हैं और कई बार हम अपनी कोशिश या क्षमताओं से बहुत ऊपर का उद्देश्य ले लेते हैं, तो ये मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। बच्चों के सामने बड़ी समस्या होती है। पहली चीज तो एक रोल मॉडल चुनने की। मान लीजिए कि ऐसा परिवार है जिसमें माता पिता बहुत सक्षम हैं, उनको सारी सहूलियतें, सारी सुविधाएं वो दे सकते हैं, या स्वयं माता पिता एक उदाहरण के रूप में उनके समक्ष हैं कि हमें ऐसा बनना है या जीवन में हमें ऐसा कार्य करना है। तो उस बच्चे के लिए किसी क्षेत्र विशेष का चुनाव करना और फिर उस दिशा में आगे बढ़ना आसान होता है बनिस्बत उस बच्चे के जिसके पास ऐसा कोई रोल मॉडल नहीं होता है। तो उस बच्चे के लिए क्या सुझाव है? सबसे पहली चीज कि बच्चे का जो सही रोल मॉडल है वो उसकी अभिरुचि है, उसका इंटरेस्ट है। मेरे ख्याल से दो चीजें हर बच्चे के जीवन में बहुत अहम भूमिका अदा करती हैं। एक है पढ़ाई और दूसरी है परीक्षा। हमेशा वो इनसे घिरा रहता है जब तक कि वो किसी व्यवसाय में या कहीं ऐसी जगह स्थापित नहीं हो जाता जहां से उसे जीवन चलाना है। तो पढ़ाई और परीक्षा, हम इन दोनों ही विषयों पे बात करना चाहेंगे। सबसे पहले तो उसे अपना रोल मॉडल खुद बनना है। सचिन तेंदुलकर के लिए उनके पिताजी अगर रोल मॉडल होते तो शायद वो कुछ और कर रहे होते, निश्चित तौर पर। तो जाहिर सी बात है उनको क्या करना है, उन्होंने खुद को अपना रोल मॉडल बनाया। तो वैसे ही हर एक बच्चे को अपना रोल मॉडल खुद बनना है। दूसरी बात, प्रतिस्पर्धा स्वयं से करनी है। हर एक बच्चे को सबसे पहला काम ये करना चाहिए कि उसे आज जितना आ रहा है उसकी सिर्फ ये कोशिश हो कि कल मुझे अपने आप को हराना है, इससे मुझे बेहतर कल सीख लेना और परसों उससे बेहतर। जब हम दूसरों से प्रतिस्पर्धा करते हैं तब हम मुश्किलों में आते हैं। हमें या तो हीन भावना आ जाती है या हम निराशा में चले जाते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं, और भी तरह तरह की समस्याएं, एंग्जाइटी वगैरह। इन सब से बचने का सबसे आसान तरीका है कि हम जहां पर हैं हमें उससे आगे बढ़ना है। तो मैं अगर खास तौर पे कहूं कि स्टडी के लिए क्या टिप्स हैं, मैं परीक्षा पे भी चर्चा करूंगा। तो पहली चीज होती है रेगुलरिटी। बच्चों में ये मिस कर जाता है। हमारे सपने बहुत बड़े होते हैं लेकिन हम पढ़ाई में रेगुलर नहीं हो पाते। दूसरा, स्मॉल गोल्स हमें रखने चाहिए।
कभी भी पढ़ाई के लिए ये नहीं कि हम आगे 4 महीने में इतना कोर्स पढ़ लेंगे। हमें आज का गोल तय करना है ना, सुबह उठने के बाद हम ये कि हाँ फिजिक्स का ये वाला टॉपिक बस मुझे पढ़ लेना है, आज हमें आ जाना चाहिए। तीसरा, हमें टाइम वेस्टर से बचना चाहिए। आज बच्चों के पास टाइम वेस्टर्स की भरमार है निश्चित तौर पर। और सबसे बड़ा तो मोबाइल है। मोबाइल तो कोशिश करें कि जब हम पढ़ रहे हों तो हमारे पास मोबाइल, टीवी, इंटरनेट, इस तरह की ऐसी चीजें जो हमें उलझा सकें, इसे दूर रखें। अच्छा अशोक जी, एक हम लोग जब पढ़ा करते थे, हमारे साथ एक सहूलियत थी, हमें कोई शब्द नहीं आता तो हम डिक्शनरी देखते थे। आपने भी रखी होगी निश्चित तौर पर। और उस डिक्शनरी का, शब्दकोश का फायदा ये होता था कि आप एक साथ वो शब्द नहीं खोज पाते थे, उस प्रक्रिया में आपको 3, 4, 5 ऐसे नए शब्द और नए शब्द पढ़ने पड़ते थे, आपको 20 पन्ने पलटने पड़ते थे। तो एक शब्द तो आप सीखने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन 10 आप सीख जाते थे। अब मोबाइल में एक शब्द की मीनिंग तो हम तुरंत खोज लेते हैं, लेकिन उसके साथ 20 ठो फालतू से वीडियो आते हैं, उनको हम देखने में अपना 2 घंटा बिता देते हैं जी। इससे बचना है। और एक और बात, आपने देखा होगा आजकल बच्चों में एक मानसिकता आ जाती है, ये मैं विशेष रूप से अभिभावकों को भी कहना चाहूंगा, कि जब उनके बच्चे पढ़ रहे हों, अक्सर वो कोशिश करते हैं कि हम अकेले में पढ़ेंगे, कमरे बंद करके पढ़ेंगे। तो ऐसे में उनके ऊपर वो स्वेच्छा से पढ़ाई तो चाहे जितनी कर लें, लेकिन वो नियंत्रित पढ़ाई नहीं होती। बच्चे के कमरे खुले हों, वहां आना जाना लोगों का हो, और संभव हो तो कोई एक व्यक्ति बैठा भी रहे, ये बड़ा जरूरी है। एक और चीज कि आप पढ़ाई के समय अपना एग्जाम खुद लेते रहें, ये बड़ा जरूरी है। जरूरी नहीं है कि आप 1 साल में 1 बार एग्जाम देंगे, तब तो फिर आपका बहुत अच्छी तैयारी नहीं हो सकेगी। जैसे आपने बताया कि एक पर्टिकुलर टॉपिक को लिया, उसको उस पर अध्ययन किया और शाम में बैठ करके फिर उसको हमने उसका खुद ही परीक्षण कर लिया कि क्या स्थिति है हमारी, कितनी तैयारी है। एक और चीज आती है, दोस्त हमारे, जिनके साथ हम अक्सर करके ये कहते हैं कि भाई हमारे पढ़ाई में सहयोग करते हैं, पीयर लर्निंग जिसको कहते हैं, बहुत अच्छा कंसेप्ट है। मेरे ख्याल से अगर इसको सदुपयोग करें, मैं सदुपयोग का एक तरीका बताऊं, कि बच्चा उठने के बाद अपने 3 दोस्तों को फोन करे और तीनों को एक एक क्वेश्चन दे दे कि ये क्वेश्चन शाम तक तुम खूब पढ़ो, और शाम को फिर हम फोन करेंगे और फिर ये डिस्कस करेंगे, इसका आंसर तुम बताओगे, इसका तुम बताओगे। यकीन मानिए 3 क्वेश्चन उसके दोस्त रोज सॉल्व कराएंगे। 365 दिन में 1000 से ऊपर के क्वेश्चन तो उसके दोस्त बता देंगे, जिसके लिए उसे टीचर की जरूरत ही नहीं है। एक और चीज आती है, वो है बच्चे का अंडर और ओवर कॉन्फिडेंस। ये बड़ा नुकसान करता है। कई बार हमें खुद ही नहीं पता होता है कि हमें क्या आता है और हमें क्या नहीं आता। तो हमें क्या आता है, इससे ज्यादा हमें जानना चाहिए कि हमें क्या नहीं आता, व्हाट आई डोंट नो। जिस दिन हमें ये पता हो जाएगा तो जानना आसान हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात, एक चीज और आजकल बच्चे छोड़ रहे हैं, खास करके कोविड के बाद से, नोट्स बनाना छोड़ दिए हैं। अब वो सब कुछ मोबाइल में पढ़ रहे हैं, किताब में पढ़ ले रहे हैं, कह रहे हैं हो गया। तो उसने क्या किया है, जैसे फ्रांसिस बेकन बहुत बड़े निबंधकार थे, उन्होंने कभी लिखा है कि राइटिंग मेक्स मैन परफेक्ट। तो जब तक आप लिखते नहीं हैं तब तक परफेक्शन नहीं आती। आपके पास चीजें बहुत होंगी, लेकिन आप कंसाइज नहीं होंगे, टू द पॉइंट नहीं होंगे। तो नोट्स की आदत जरूर बच्चों में होनी चाहिए। डिजिटल तकनीक के इस दौर में हमें कागज और कलम से दूरी नहीं बनानी चाहिए। बिल्कुल, क्योंकि जब तक हमारी लिखने की प्रैक्टिस नहीं होगी, अंतिम जो चरण है परीक्षा का, वहां आपको कागज और कलम चला करके चलना ही होगा। उसके बाद ही आपका परीक्षा परिणाम बेहतर हो सकता है। तो वो प्रैक्टिस निश्चित तौर पर जरूरी है, बहुत जरूरी है। तीसरा जो मेरा सवाल था, सामाजिक दबाव, वो एक बहुत बड़ी भूमिका निभाता है बच्चों को नियंत्रित करने में। कई बार सामाजिक दबाव के चलते माता पिता कई बार अपनी अपेक्षाएं तो नहीं थोपते, लेकिन वो अगल बगल से प्रेरित होकर के कहीं किसी दूसरे को किसी क्षेत्र विशेष में सफल होता देखते हैं, और फिर वो दबाव बच्चे पर आता है। या कई बार जैसे आपने बताया है कि जो तुलना है बच्चों की, वो पड़ोस वाले बच्चे से करते हमेशा हैं, स्पर्धा दूसरे से। तो प्रतिस्पर्धा का ये जो दौर है, ये बच्चों के लिए एक तरीके से मैं कहूँ तो बड़ा खतरनाक भी है। हमें कई तरह की नकारात्मक बातें, घटनाएं अक्सर सुनने और देखने में आती हैं। तो इस माहौल में जो सामाजिक दबाव है, इससे कैसे निपटा जा सकता है? ऐसे में देखिए, हमारा जो सनातन दर्शन है वो बड़ा सुंदर मार्ग बताता है। वो मार्ग है आत्मोत्थान का, अपनी उन्नति का। व्यक्ति अपने कर्मों के लिए, अपने भाग्य के लिए सिर्फ और सिर्फ स्वयं जिम्मेदार होता है।
तो सभी के लिए मैं सिर्फ एक शब्द कहूंगा, बी रिस्पॉन्सिबल। अपनी हर एक अच्छी और बुरी चीजों के लिए हम स्वयं जिम्मेदार बनना सीखें। कई बार होता है क्या कि हम हर चीज के लिए दूसरों को जिम्मेदार ठहरा देते हैं। देश में पोल्यूशन है तो बाकी लोगों ने फैलाया, हमने तो कुछ किया नहीं। जनसंख्या की समस्या है तो उसमें हमारा कोई रोल नहीं है। एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, बेरोजगारी है, भुखमरी है। अच्छा, बच्चों में अगर हम देख लें तो हमारी पढ़ाई नहीं हुई, रिजल्ट ठीक नहीं आया, मैं कंपटीशन हल नहीं कर पाया, तो इसमें कोचिंग वालों की दिक्कत है, स्कूल की दिक्कत है, सबकी दिक्कतें हो सकती हैं, मेरी नहीं है। जब हम स्वयं रिस्पॉन्सिबल बनना शुरू कर देते हैं तो ये समस्याएं अपने आप समाप्त होने लगती हैं। और मेरे ख्याल से कुछ भी आप उम्मीद रखें, उसमें एग्जाम्स की टिप्स अगर हम बात करेंगे तो उसमें 4-5 चीजें हैं जो बहुत बारीकी से हमें ध्यान रखना चाहिए। एक तो ये है कि आप स्वास्थ्य ठीक रखें, उससे बेहतर चीज कुछ नहीं हो सकती, क्योंकि वो खराब है तो कोई पढ़ाई, कोई परीक्षा ठीक नहीं होगी। दूसरी चीज ये है टाइम मतलब परीक्षा के पहले पढ़ना और अभी से पढ़ने में बहुत अंतर है। डे 1 से पढ़ना चाहिए, लास्ट टाइम पे कोई हरी नहीं करना चाहिए। हमेशा एग्जाम में ये ध्यान रखें कि जो हमें आता है वो हर हाल में बताएं और जो हमें ठीक नहीं आता उसे हर हाल में छिपा लें। ये बहुत जरूरी है। और हमेशा ये ध्यान रखें कि हमें पेपर जमा करने से पहले एक बार रिवीजन जरूर करना है। मेरी सच्ची घटना है मेरे कॉलेज के बच्चों की कि एक लड़की वो जो है बहुत तेज थी, शी वाज टॉपर, और उसने परीक्षा में 9 अंक का प्रश्न छोड़ दिया सिर्फ कि हाँ हमारा हो गया है पेपर, और 20 मिनट पहले खाली हो गई, जमा कर दिया। तो ऐसे ओवर कॉन्फिडेंस वाली चीजें भी बहुत खतरनाक होती हैं। और अंत में सभी बच्चों को मैं ये बताना चाहूंगा कि कोई भी एग्जाम आपकी का अंतिम एग्जाम नहीं है। देयर इज नो एग्जाम दैट कैन बी कॉल्ड एज द लास्ट एग्जाम ऑफ द लाइफ। बहुत परीक्षाएं आती रहेंगी, जीवन है तो परीक्षाएं चलती रहेंगी। पर जीवन भर आपको किसी न किसी परीक्षा से गुजरते रहना। अब चूंकि वक्त हो रहा है कार्यक्रम को समाप्त करने का, तो चलते चलते विद्यालय और जो अध्यापक है उसकी भूमिका पर अगर हम चर्चा नहीं करते हैं तो ये चर्चा अधूरी सी रह जाएगी। जी बिल्कुल सही। तो एक बच्चे के भविष्य के निर्माण में उसके माता पिता, परिवार, समाज के साथ साथ विद्यालय और उसके शिक्षक की बहुत बड़ी भूमिका है। तो बच्चों के ऊपर जिस तरह का दबाव है, जिस तरह की परिस्थितियां हैं आज के समय में कि गला काट प्रतिस्पर्धा का ये दौर है, ऐसे में एक अध्यापक की और एक विद्यालय की भूमिका किस तरह देखते हैं? हाँ, इस संबंध में मैं सबसे पहले तो ये कहूंगा कि विद्यालय वो एक आईना होता है और जो शिक्षक होते हैं वो सौंदर्य प्रसाधन के टूल्स होते हैं। अगर मैं बहुत साधारण शब्दों में बात करूं, विद्यालय में आकर के बच्चे को पता चलता है कि वो एक्चुअली कहाँ ठहरता है इतने सारे लोगों के बीच में, जहां 3000, 4000, 5000 और विद्यार्थी पढ़ रहे हैं, उसके क्लास में 25-50 और विद्यार्थी पढ़ रहे हैं, तो उसमें उसका चेहरा कैसा है ये वो देख पाता है, किससे सुंदर है, किससे नहीं सुंदर है। और फिर टीचर्स आते हैं जो उसको और सुंदर बनाते हैं। तो इन दोनों की भूमिकाएं अगर बहुत पारदर्शी होती हैं और बहुत ईमानदारी पूर्वक होती हैं, हम सीधे और स्पष्ट शब्दों में बता सकें कि बच्चे की कमी कहाँ है और कहाँ वो ठीक करना चाहिए, उसे सीधा संवाद, तो वो बेहतर है। हमें गुरुकुल पद्धति पे जाना होगा, जैसे हम लोग अपने विद्यालय में करते हैं कि हम जो है ग्लोबल एजुकेशन तो देते हैं, लेकिन साथ में रूट्स को पकड़ के रखते हैं कि आप अपने वैल्यूज को, अपने भारतीयता को, अपनी परंपराओं को, उनको आप सहेजो, आप माता पिता का सम्मान करो, गुरुओं का सम्मान करो। मेरे ख्याल से ये ऐसी बड़ी चीज है जो आपको हर सफलता दिला देती है। जब हम एक लास्ट उदाहरण पे खत्म करें बात की, द्रोणाचार्य की मिट्टी की मूर्ति बना करके एकलव्य ने अपनी प्रण साधना मात्र से विश्व का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बन सकता है। तो हाड़ मांस के जो गुरुजी हैं वो उससे बेहतर कर सकते हैं, शर्त यह है कि वो लालच में ना आए। निश्चित तौर पर अविनाश जी, जो जानकारी आज आपने हमारे इस कार्यक्रम के माध्यम से हमारे श्रोताओं को, विशेष करके युवा साथियों को और उनके अभिभावकों को दी है, अगर वो इस विषय पर विचार करें, इस पर अमल करें, तो निश्चित तौर पर हम युवाओं के अंदर, विद्यार्थियों के अंदर और अभिभावकों के अंदर एक अच्छा बदलाव ला सकते हैं, एक उम्मीद की नई किरण जगा सकते हैं। आप आए, आपने समय दिया, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत।